बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अगला अदालती हफ्ता बड़ा ही अहम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 अहम तरीन इवेंट्स होने जा रहे हैं जो मुल्क की सियासी जो इस वक्त कंडीशन है वो यकसर तब्दील कर सकते हैं। 3 की 3 अहम तरीन इवेंट्स हैं। उससे पहले गुज़िश्ता रोज़ भी एक अहम तरीन मीटिंग हुई जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट से, और उनके साथ साथ जो अहद चीमा जेल में रह चुके हैं वो, और खदीजा शाह जो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टी है एक, उसके वर्कर हैं और जेल में भी गुजार चुकी हैं, 8 माह से ज़ायद अरसा गुजार चुकी हैं। तो उन्होंने जो कल एक मीटिंग हुई उसके अंदर जेल के अंदर इस्लाहात के लिए एक कमेटी जो है वो बनाई गई है और कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स उसमें भी देखने को आई, क्योंकि इन लोगों ने जेल काटी है तो जो जेल के अंदर लोगों को मसाइल हैं उनको देखते हुए अब उसके ऊपर भी अहम डेवलपमेंट सामने आ जाएंगी और मज़ीद आ भी रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि खदीजा शाह उसके अंदर शामिल क्यों थी। खदीजा शाह उसके अंदर अगर शामिल थी भी तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई इतना बहुत ज़्यादा वावेला करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो एलीट क्लास से हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो फैशन इंडस्ट्री से है और एकदम वो इस चीज़ में एंटर हो गई, और कुछ लोग तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनका खदीजा शाह से क्या ताल्लुक़ है। ये बड़ा अफसोसनाक है और इस पर जाहिर है इस वक्त एक ख़ास तबका जो है वो तनकीद कर रहा है, जो प्रो PMLN है और कुछ हल्के जो हैं वो पीपल्स पार्टी के भी हैं, जो ख़ास तौर पे नून लीग के कुछ हल्के वो ख़वातीन को तो किसी सूरत भी देख नहीं सकते। हालांकि उनकी अपनी CM साहिबा इस वक्त पंजाब में जो कुछ कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी तनकीद की जा सकती है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम भी उससे गुरेज़ करते हैं कि ख़ातून होने की वजह से वो फिर एक नया जो है सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा हैं, वो भी खातून हैं, अच्छे ओहदे पर हैं, उनके साथ और काफ़ी सारी ख़वातीन हैं। यानी कि पंजाब हमारा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें तमाम तर ख़वातीन इस वक्त ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही हैं और उनके ऊपर भी तनकीद हो सकती है। लेकिन ये अफसोसनाक है कि जब भी हम देखते हैं तहरीक इंसाफ की कोई भी खातून, नून लीग वगैरह जब उसके ऊपर तनकीद करते हैं तो बहुत इंतहाई गिरे हुए और घटिया लेवल तक जाके उसके ऊपर तनकीद जो है वो की जाती है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक तकलीफ़ें उठाई हैं उनसे अगर जाकर पूछा जाए तो इस हुकूमत के मुजालिम उनके लिए कुछ कम नहीं है। बहरहाल ये एक बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट थी जो बिला वजह की तनकीद इस वक्त इस मामले के ऊपर की जा रही है। बहरहाल अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस वक्त जो नया हफ्ता शुरू हो चुका है और अदालती अगले 5 दिन बड़े ही अहम होने वाले हैं। 5 तारीख बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी, 7 तारीख 7 नवंबर और 5 नवंबर। 7 तारीख जो है वो बहुत अहमियत की हामिल होगी और उसके बाद 8 भी अहमियत की हामिल होगी। 1 बाय 1 बताता जाता हूँ कि 5 को क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, 7 को क्या क्या चीज़ें हो सकती है और उसके असरात, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे 8 तारीख तक। सबसे पहले बात करते हैं 5 तारीख को। 5 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास होने वाला है और उस इजलास के अंदर एजेंडा ये रखा गया है कि जो आइनी बेंचेस हैं बनाने हैं उसके बारे में मुशावरत होगी और आइनी बेंचेस जो हैं वो सामने आ सकते हैं। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन, जो जुडिशल कमीशन है उसकी सेक्रेटेरिएट जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो तश्कील 9 की जाएगी उसको जो आगे कमीशन है वो कहाँ बैठेगा, कैसे काम करेगा, ये तमाम तर मामलात होंगे। और उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ जजेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जो नए आइनी बेंच बनेगा जिसके अंदर तमाम आइनी मामलात जाएंगे, जो बहुत अरसे से मामला रुका हुआ है उसके ऊपर गौर होगा। और इसके बाद कोई और एजेंडा भी सामने रखा जा सकता है। अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से वो एजेंडा अप्रूव कर दिया जाता है तो वो भी फिर इस इजलास के अंदर रखा जा सकता है। पहले मैं इसके बता दूं कि इसमें शामिल कौन कौन होगा। ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा उसमें उसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कर रहे होंगे। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर इसके मेंबर होंगे वो होंगे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, और उसके बाद मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान। यानी चीफ जस्टिस के अलावा 3 सीनियर जजेस, यानी पहले 4 जजेस 4 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मौजूद होंगे। अमीनुद्दीन साहब के बाद यहाँ पर जो मेंबर हैं अगले वो हैं सेनेटर
मिस्टर फारूक हामिद नाइक, फारूक एच नाइक जिनको फ़ियाम में बोला जाता है फारूक नाइक साहब, वो इसके मेंबर होंगे। इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। उसके बाद शेख आफ्ताब अहमद, ये मेंबर नेशनल असम्बली हैं, हुकूमत की तरफ से इनको अपॉइंट किया गया है। और उसके बाद जो आगे हैं नेक्स्ट मिस रोशन खुर्शीद, ये जो हैं ये माइनॉरिटी जो है उससे हैं और ख़ातून रुकन हैं। उसके बाद हैं अगले जी मिस्टर आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर कानून हैं, ये भी हिस्सा होते हैं जुडिशल कमीशन का। फिर मंसूर उस्मान अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी हिस्सा होते हैं जुडिशल कमीशन का। और उसके बाद मिस्टर अख्तर हुसैन सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट और मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ये होंगे एक। और उसके बाद यानी कि एक तो होगा ना पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, और फिर एक होगा वकील सीनियर जो पाकिस्तान बार काउंसिल जिसको नुमाइंदा मुंतखब करेगी, वो 15 साल सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक वो मेंबर जो है वो होगा। ये वो हैं अख्तर हुसैन साहब। और उसके बाद हैं सेनेटर सैयद शिबली फराज, और उसके बाद हैं मिस्टर उमर अयूब खान, नेशनल असम्बली से और सेनेट से अपोजिशन की तरफ से हैं शिबली फराज। तो अब यहाँ पर जो ये 12 लोग हैं वो जुडिशल कमीशन में बैठेंगे। और एक तो जुडिशल कमीशन क्या करता है, नए जजेस को अपॉइंट करता है। दूसरा काम उसका क्या होता है कि अब उसको ये भी ड्यूटी दे दी गई है कि वो नए आइनी बेंच को तरतीब देगा और नए आइनी बेंच का सरबराह भी चुनेगा। अब यहाँ पर बड़ा अहम तरीन मामला यह है कि जो आइनी मामलात होंगे वो इस आइनी बेंच के सामने जाएंगे। और आइनी बेंच कैसे बनेगा, अब यहाँ पर जो मैंने नाम आपको पढ़कर सुनाया उसमें 7 और 5 से हुकूमत की अगर हम देखें तो इस वक्त अक्सरियत है जुडिशल कमीशन के अंदर, और जिसकी अक्सरियत होती है जाहिर है उसी के मर्जी से फैसले मुतवक्के होते हैं। अब एक और मामला है कि जो आइनी बेंच बनेगा उसके सरबराह कौन होंगे। उसके सरबराह जो है वो जो बातें हो रही हैं हुकूमती ज़राए से वो तो हो रही हैं जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी सरप्राइज़ आ सकता है। जाहिर है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी इसमें शामिल हैं, और उसके बाद जो 2 लोग तहरीक इंसाफ के इसमें शामिल हैं सेनेट और कौमी असम्बली से अपोजिशन से, यानी कि वो लोग भी शायद अमीनुद्दीन खान या जमाल खान मंदुखेल पर राज़ी ना हों। और अगर जजेस मिलकर कोई फ़ैसला करते हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, शिबली फराज और उमर अयूब, तो यहाँ पर ये 5 लोग होते हैं। इनको फिर अपनी जो तादाद ज़्यादा करने के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान या फिर कोई और एक रुकन जो है उनको उनकी हिमायत चाहिए होगी, यानी कि अगर वो किसी और को अमीनुद्दीन खान या जमाल खान मंदुखेल साहब के अलावा आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा मामला दिलचस्प है। और अब एक चीज़ का ख़तरा और भी नज़र आ रहा है, वो ये कि अब सियासतदान भी बैठ गए हैं अदालतों में बेंचेस बनाने के लिए, यानी जुडिशल कमीशन के अंदर। बेशक ये आईनी तरमीम के तहत किया गया और हुकूमत को, पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कानून साजी करने का, लेकिन ऐसी कानून साजी जो अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ करे वो भी मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में क्या, बहुत सारे लोग इसके ऊपर अब बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अब सियासी एक अखाड़ा भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अगर जो है वो अपोजिशन की नुमाइंदगी कम होगी या उनके वोट कम होंगे या उनकी जो है वो मर्जी से बेंच नहीं बनेगा तो वो फिर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जब सियासी लोग अगर किसी मामले पर सियासत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के लोग देख लें ये इस मामले के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। जब भी ये बाहर निकलते हैं पहले बैठकर फैसलों में शामिल होते हैं और फिर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी बात के ऊपर भी ये राजी नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने आईनी तरमीम इस तरह से बाय डिज़ाइन की है कि उनकी तादाद हमेशा वहाँ पर ज़्यादा हो और फिर वो अपनी मर्ज़ी से तमाम फैसले कर सकें। यहाँ पर एक अहम मामला ये भी है कि क्या जुडिशल कमीशन के अंदर 2/3 अक्सरियत से बेंच बनेगा, यानी जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं 12 में से वो उनमें से 8 या जो बाकी 7-5 अभी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन क्या 8-5 से 2/3 अक्सरियत से फैसला होगा या फिर मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया जाएगा तमाम 12 मेंबरान से, और अगर कोई राज़ी नहीं होगा तो क्या आईनी बेंच फिर भी बना दिया जाएगा, और अगर कोई राज़ी होगा तो फिर मामलात आगे कैसे चलेंगे ये भी मामला देखने वाला होगा। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो 5 तारीख को देखने को मिलेगी और हम वहाँ से आपको लामा बलामा इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो अपडेट करेंगे। बाकी जजेस की तादाद जो है वो 25 करने की जो मंजूरी है सेनेट की
कामा कमेटी से वो भी दे दी गई है। और अब देखते हैं कि उन 25 की तादाद करने के लिए पहले 17 हैं और एड हॉक वगैरह मिला के और 19 और फिर अब 25 की तादाद 25 तक की जाएगी। तो 25 जजेस जो हैं वो मज़ीद जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद क्या है? उसका एक ही मकसद है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई आइनी बेंच बनाने की ज़रूरत महसूस हो तो फिर जूनियर जजेस जो अपनी मर्जी से 13 जज और मेरा जज वाला मामला होगा, जो कि कोटा सिस्टम और बड़ा अजीब सा सिस्टम हुकूमत ने इसने किया है कि उनको लाया जाएगा, उसके तहत फिर उनको लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल ये होगा कि क्या जूनियर तरीन जजेस जिनको सियासी मेंबरान बैठकर मुंतखब करेंगे, क्या वो आइनी मामलात सुन सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सीनियर तरीन जजेस को ही आइनी मामलात सुनने चाहिए और उन्हीं के ऊपर फिर आइनी बेंच भी जो है वो मुश्तमिल होना चाहिए। दूसरी तरफ इस वक्त जो सीनियरिटी का असूल है उसको अगर मद्देनज़र रखें तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस बात पर जो है वो बड़े क्लियर नज़र आते हैं कि जो सीनियरिटी का असूल है उसको वायलेट किसी सूरत नहीं किया जा सकता और ना ही शायद वो आने वाले दिनों में करने दे। आप फिर अगर इस असूल को मद्देनज़र रखें और जस्टिस याहिया अफरीदी को देखें तो फिर वो बड़े बाअसूल हैं इस मामले के ऊपर। तो क्या आइनी बेंच का सरबराह जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को भी बनाया जा सकता है या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को भी बनाया जा सकता है? ये भी बड़ा अहम मामला होगा। बहरहाल हुकूमत की कोशिश ये होगी कि इन दोनों जजेस में से कोई भी आइनी बेंच का सरबराह ना बने। उनकी कोशिश होगी कि अमीनुद्दीन खान साहब बने या फिर जमाल खान मंदोखेल साहब बने, जबकि इस वक्त जो खबर आ रही है ज़राए से हमें कि जमाल खान मंदोखेल साहब के नाम के ऊपर भरपूर कोशिश की जाएगी कि वो आइनी बेंच के सरबराह बने। और जुडिशल कमीशन का इजलास जब 5 तारीख को होगा तो उसके बाद फिर मजीद देखते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या होगा। लेकिन इस वक्त जो फेवरेट तरीन जो कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। उसके बाद दूसरा अहम तरीन इवेंट जो नेक्स्ट वीक में होने जा रहा है वो है 7 तारीख को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के तमाम जो जजेस हैं, इंतज़ामी जजेस, उनको चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तलब कर रखा है बमाए कारकर्दगी रिपोर्ट्स। अब ये बड़ा अहम मामला है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जिसको पकड़ो, बकरी चोरी, भेड़ चोरी, मुर्गी चोरी, ट्रैफिक चालान, बैरियर हटा दिया, गुजरने की कोशिश की, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा जो है वो रियासत डाल देती है और फिर उसके लिए दहशतगर्दी की दफात लगा के उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। फिर वो केस चलता रहता है, वो पेशियां भुगतता रहता है और अदालत जो है वो भी मजबूर होती है कि वो बार बार रिमांड देती रहती है और फिर उसके बाद आखिरकार जमानत मिल भी जाए तो वो आज तक देखने में आया है कि जितने भी फेक केसेस, सियासी केसेस बनाए गए हैं दहशतगर्दी की आड़ लेकर, वो ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो दूसरे तबके को, दूसरे बंदे को जिसको पकड़ा जाता है, हुकूमत जिसको पकड़ती है जानबूझ के दहशतगर्दी के मुकदमों में, उसको फिर प्रोलॉन्ग किया जाता है, उसको लंबा खींचा जाता है और मजीद जलीलो ख्वार करने के लिए दहशतगर्दी की दफात को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अहम तरीन मसला इस वक्त आर्मी कोर्ट्स का है। आर्मी कोर्ट्स का फ्यूचर क्या होगा? और दहशतगर्दी की अदालतें चूंकि फैसले नहीं दे पाती टाइम के ऊपर, उसमें प्रोसिक्यूशन का भी कसूर होता है और अदालतों का भी कसूर होता है। अगर प्रोसिक्यूशन ने केस सही नहीं बनाया तो अदालतें मुल्ज़िमान को बरी करे, कम अज़ कम केसेस तो ख़त्म हो। अब जब कोई जेन्युइन होगा तो प्रोसिक्यूशन उसका केस भी मजबूत बनाएगी, क्योंकि वो एक जेन्युइन केस होगा। जब फ्रॉडलेंट केस होंगे, सियासी बुनियादों पर बनाए गए केस होंगे, तो जाहिर है उनमें फिर ना कोई एविडेंस होगा, ना गवाह होंगे, ना किसी किस्म की कोई और सबूत सामने होंगे, तो उसके ऊपर फिर जाहिर है प्रोसिक्यूशन मुकदमा भी सही तरह से नहीं बना पाती। तो दहशतगर्दी की अदालतें चूँकि काम सही नहीं कर पाती, इसलिए फौजी इस्टेब्लिशमेंट का ये बयानिया इस वक्त बड़ा उर्फ आम है और तकवीयत पकड़ता जा रहा है उनके हलकों में। और उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि देख लें जी, दहशतगर्दी की अदालतें तो सज़ाएं सुना ही नहीं सकती और वो ना उनकी कोई कारकर्दगी है, ना उनसे कोई फैसले हो पा रहे हैं, तो इसलिए उनको क्योंकि अपनी भी जान के ख़तरात होते हैं, क्योंकि वो जजेस सारे सिविलियंस होते हैं, तो इसलिए आप आर्मी कोर्ट्स में इन सब लोगों को ट्रायल कराएं और आर्मी कोर्ट्स देखेगी फिर तमाम मामलात को। अब जो सियासी कैदी हैं उनको भी आर्मी कोर्ट्स में ले जाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं ये भी बता दूं कि अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान अगर डील के लिए राजी हो गए तो फिर ठीक, ना अगर डील के लिए राजी ना हुए तो बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा और फिर इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले किया जा सकता है। अब ये मामला जो पिछले वीलॉग्स में मैंने आपको बताया था, ये मिलिट्री कोर्ट से मुझे याद आ गया, ये खबर ज़राए से हमें मौसूल हुई थी पहले भी, जो हमने आपके सामने रखी कि इमरान खान अगर मान गए तो ठीक, ना माने तो बुशरा बीबी दोबारा गिरफ्तार होंगी, 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाई जाएगी और उसके बाद इमरान खान को हो सकता है कि वो फिर मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाए, यानी कि डील कर लो, नहीं तो कोई ढील नहीं मिलेगी। और अभी तक की इतला के मुताबिक इमरान खान किसी भी किस्म की डील पर रजामंद नहीं हुए। उन्हें अभी से पहले 3 से 4 बार डील्स ऑफर की गई लेकिन उन्होंने ठुकरा दी हैं। इस बात की तस्दीक जो है वो हामिद मीर साहब भी एक प्रोग्राम के अंदर
कर चुके हैं। बहरहाल वो मामला एक अलग है, उसके ऊपर किसी वक्त डिबेट करेंगे। तो ये जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मंगवा कर तमाम रिपोर्ट्स तलब की हैं, अब वो इनका जायज़ा लेंगे और वो मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के ऊपर बड़े क्लियर हैं और वो इसके खिलाफ फैसला दे चुके हैं। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी क्लियर स्टांस जो है वो उनका होगा। अब चूंकि ये भी आईनी मामला है कि क्या मिलिट्री के अंदर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, आईनी कुछ मामलात जो हैं, तो ये आईनी मामलात जो हैं वो भी आईनी बेंच को जाने के चांसेस काफ़ी हद तक मौजूद हैं। तो ये 7 तारीख का इवेंट अगले हफ्ते में होने जा रहा है। उसके बाद 8 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे और उसके साथ साथ जो 2 सीनियर जजेस हैं वो भी मौजूद होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काकड़ साहब जो हैं। इन 5 लोगों पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसके सामने भी कुछ मामलात हैं। एक तो 6 जजेस का ख़त है, उसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हल होना चाहिए। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सो मोटो ले लिया था और उस वक़्त उनका प्लान ये था कि जिन जजेस के साथ ज़्यादती हो रही है, जिनके रिश्तेदारों को उठाया गया, जिनकी वीडियो बनाई गई, जिनको ह्यूमिलेट किया गया, धमकियां दी गई, उन्हीं को मैं लाकर कटहरे में खड़ा करूं और वही फिर ये जुर्म साबित करें, बजाय इसके कि साबिक चीफ जस्टिस माजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसकी कोई तहकीकात कराते। ना उन्होंने तहकीकात कराई, ना उन्होंने कमीशन बनाया, ना उन्होंने कोई सिफारिशात दी, ना उन्होंने कोई तरीका बताया, बल्कि उन्होंने बड़े ही दलेराना अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर ये कहा कि मेरे दौर में तो भाई कुछ हुआ ही नहीं है। तो गोया उनके लिए ये कोई जुर्म ही नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकाया गया, वीडियोस बनाई गई, कैमरे लगाए गए, रिश्तेदारों को उठाया गया, टॉर्चर किया गया। उनके लिए ये कोई किसी किस्म का जुर्म ही नहीं था। तो बहरहाल ये मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होगा 6 जजेस के ख़त वाला। और वसीम मलिक और मरियम नवाज खान साहिबा की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 6 जजेस से मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं हलफ उठाने के बाद, और उनको भरपूर तसल्ली दी है कि भाई इसमें हम आपके साथ खड़े हैं और हर सूरत आपकी हेल्प करेंगे, किसी सूरत भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ फौजी इस्टेब्लिशमेंट समेत इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी उन्होंने मैसेज भिजवा दिया है कि भाई अब बस कर दें, अब इसमें मजीद मुदाखलत जो है वो आपकी तरफ से ना हो तो बेहतर है। जो कि अब मुझे लगता है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये मामला रखा जाएगा तो उसके ऊपर मजीद गाइडलाइंस और वाज़ेह हिदायत जो हैं वो जुडिशल काउंसिल की तरफ से भी आएंगी। उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके खिलाफ शिकायत भी मौजूद हैं। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के खिलाफ शिकायत मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ शिकायत मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ शिकायत मौजूद है जो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा भी हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि फिर कौन कौन सी शिकायत टेकअप की जाती है माजरत के साथ, कौन कौन सी जो शिकायत हैं वो टेकअप की जाती हैं, उनको किस तरह से सुना जाता है। बहरहाल अगला हफ्ता इंतहाई दिलचस्प होगा। दूसरी एक और अहम तरीन याद दहानी आपको कराता चलूं कि अब 8 अदालतें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्टिव होती हैं। उन 8 अदालतों के अंदर रोजाना की बुनियाद पर 30 केसेस सुने जाते हैं। जब से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आए हैं फुल कोर्ट उन्होंने बुलाया और उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का बनाया हुआ सिस्टम जो है उसको एक्टिव कर दिया है, जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है 1 महीने के लिए, और फिर उसके बाद 3 और 6 महीनों का भी प्लान है। तो उसके बाद अब रोजाना की बुनियादों पर 30 केसेस सुप्रीम कोर्ट की हर अदालत में सुने जाते हैं और 8 अदालतें एक्टिव होती हैं। तो इस हिसाब से एक हफ्ते के अंदर 240 जो केसेस हैं, एक दिन के अंदर 8 अदालतें हैं और 30 केसेस एक दिन में हों तो 240 केसेस जो हैं वो एक दिन के अंदर सुने जाते हैं। तो अंदाज़ा करें कि फिर 5 दिनों के अंदर उसकी रेशो क्या बनेगी। इसी हिसाब से अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी केसेस की पेंडेंसी की तादाद जो है वो शो करना शुरू कर दी गई है और आइंदा आने वाले कुछ महीनों में 2 से 3 महीनों के अंदर आपको वाज़ेह कमी उसके अंदर भी नज़र आएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे मामलात किस तरफ चलते हैं। बड़ा ही दिलचस्प हफ्ता अगला जो है वो आने वाला होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। बहरहाल जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।